प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं अंकितेश मिश्रा आप सभी का पुनः अपने चैनल श्री एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको राशि परिचय व ग्रहों के अंश के बारे में बताएंगे कि कौन से ग्रह कितने अंश पे विशेषकर फल करते हैं। ग्रहों के मित्र व शत्रु कौन से ग्रह किसके साथ मित्रता करते हैं और किसके साथ शत्रुता करते हैं, और लास्ट में बताएंगे कि कुंडली विवेचन कैसे किया जाए। देखिए, पिछली वीडियो में जो हमने आपको बताया था वह राशि परिचय व भाव परिचय व प्रत्येक भाव के नाम बताए थे, पर इस वीडियो में हम आपको पुनः राशि परिचय बताएंगे, अंश बताएंगे, कितने अंश पे कौन से ग्रह उच्च कोटि के फल करते हैं, निम्न कोटि के फल करते हैं, और कौन से ग्रह कौन से मित्र हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यह भी बता दूं कि अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना विचार जरूर दें। हाँ, यदि आपको ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न भी करना हो तो आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, उसका सही जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए एक बार फिर आवृत्ति कर लेते हैं राशि का क्रम का। तो मेष का स्वामी मंगल है, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, मिथुन राशि का स्वामी बुध है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, कन्या राशि का स्वामी बुध है, तुला राशि का स्वामी शुक्र है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, धनु राशि का स्वामी गुरु है, मकर राशि का स्वामी शनि है, कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है, और मीन राशि का भी स्वामी बृहस्पति है। राशि का क्रम याद कर लीजिए, 1 से लेकर 12 तक राशियां हैं और इनका क्रम भी ऐसे ही है, और राशियों के स्वामी का नाम आपको एकदम आपकी जुबान पे होना चाहिए। सभी राशियों में 2 राशि विशेष महत्व बताया गया है, इन्हें प्रधान माना जाता है, कर्क राशि और सिंह राशि, जिसके स्वामी कर्क राशि के स्वामी चंद्र हैं और सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। और ये भी बता दूं कि सिंह राशि से जब आप गिनेंगे तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर तक, सिंह से लेकर के मकर राशि तक इस पर सूर्य का प्रभाव होता है, और कर्क से लेकर के कर्क, मिथुन, वृष, मेष, मीन और कुंभ राशि पे चंद्रमा का प्रभाव होता है। यानी 5-5 राशियों पे इन दोनों ग्रहों का बराबर प्रभाव बना रहता है। ये आपको हमने राशि व राशि का स्वामी के विषय में बताया। दूसरा ऑप्शन है कि ग्रहों का अंश। देखिए, ग्रहों का जो अंश है 30 अंश का एक राशि होता है, और 30 अंश में ही 4 भाग हैं। पहला है बाल्यावस्था, फिर है कुमारावस्था, फिर है युवावस्था, फिर है प्रौढ़ावस्था, फिर है वृद्धावस्था। टोटल कितने हो गए? 5 अवस्थाएं हो गई। लिख देते हैं यहाँ पे हम, 0 से लेकर के 6 अंश तक ग्रह क्या होंगे? बाल्यावस्था होंगे। 6 से लेकर के 12 तक क्या होंगे? कुमारावस्था होंगे। 12 से लेकर के 18 अंश तक ये युवावस्था होंगे, और 18 से लेकर के 24 तक ये प्रौढ़ावस्था होंगे, और 24 से लेकर के 30 तक ये वृद्धावस्था होंगे। यहाँ पे हम बाल्य लिख देते हैं, कुमार लिख देते हैं, और युवा लिख देते हैं, और प्रौढ़ लिख देते हैं, और वृद्ध लिख देते हैं। कैसे पता लगाएं कि अब इनका फल कितना मिलेगा? देखिए, अगर परसेंटेज में देखा जाए, कोई पूछ दे कि कितना परसेंटेज फल मिल सकता है, तो आप आंख बंद करके बोल दीजिएगा। यदि कोई ग्रह 0 से लेकर के 6 अंश तक है तो वो कितना परसेंट फल करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ 25% फल करेगा। वहीं पे कुमारावस्था का जो ग्रह होगा वो होगा 50% तक फल करेगा। आप आंख बंद करके बोल सकते हैं।
और जो 12 से 18 अंश तक का ग्रह होगा वो पूरा 100 में 100 फल करेगा। फिर आवृत्ति हो जाएगी, वैसे ही प्रौढ़ावस्था का रहेगा तो वो 50% फल करने लगेगा, और जो 25 वृद्ध अवस्था का है वो 25% फल करने लगेगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को मकान का योग चला और यहाँ का स्वामी, यहाँ से हमने पिछले वीडियो में बताया, अगर आप उसे जाकर देखें तो आपको पता चलेगा, ये सुख का भाव है। यहाँ से भूमि, वाहन, मकान आदि का विचार करते हैं। ग्रह यदि 0 से 25 अंश तक रहेगा तो छोटा मकान दिलाएगा, 6 से 12 अंश तक रहेगा थोड़ा बड़ा दिलाएगा, और 12 से 18 रहेगा तो मनचाहा यानी बड़ा घर दिलाएगा। तो ये होता है अंश का प्रभाव। इसे अगर आप समझ लिए, प्रत्येक भाव से मिलने वाले फल को आप अंश के माध्यम से ये बता सकते हैं कि कौन से भाव का कितना फल मिलेगा। अच्छा अंश का रहेगा तो वाहन, अच्छा वाहन दिलाएगा, बड़ा वाहन दिलाएगा, मनचाहा वाहन दिलाएगा। छोटा रहेगा तो छोटे वाहन से ही काम चलाना पड़ेगा, छोटा वाहन ही दिलाएगा। ये हो गया ग्रहों का अंश। इसे अगर आप अच्छे से नोट करके समझ लिए, फिर आपको होने वाले फल, जो चतुर्थ भाव से होने वाला फल है, उसका सिर्फ चतुर्थ भाव का फल नहीं करना है, आप किसी भी भाव से मिलने वाले कष्ट के बारे में, सुख के बारे में आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने % के अनुसार हमें पीड़ा या सुख मिलने वाला है। तीसरा ऑप्शन ये था कि कौन से ग्रह किसके मित्र हैं और कौन से ग्रह किसके शत्रु हैं। उससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि आपको कुंडली में, जब आप किसी व्यक्ति का कुंडली खोलेंगे तो ऐसे ही जन्मांग चक्र बना मिलेगा आपको। जन्मांग चक्र जो मिलेगा आपको, यहाँ पे जन्मांग चक्र लिखा रहेगा, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि तात्कालिक ग्रह स्पष्ट, तात्कालिक ग्रह स्पष्ट का जो यहाँ पे देखिए लिखा है राशि, अंश, कला, विकला, ठीक है, ये हो गया अंश। तात्कालिक ग्रह स्पष्ट ऐसे लिखा रहेगा, ये हो गया राशि, ये हो गया अंश, ये हो गया कला, ये हो गया विकला। अब जितने अंश का रहेगा, जैसे शुक्र को मान लेते हैं, शुक्र जो है 9 अंश का है, यानी कुमारावस्था में है तो मकान अच्छा मिलेगा। वहीं पे देख लीजिए शनि अगर चतुर्थ भाव का स्वामी बनेगा, चतुर्थ अगर वाहन दिलाएगा या भूमि दिलाएगा तो 16 अंश का है, तो शनि मनचाहा वाहन आदि को दिला सकता है। ये हो गया ग्रहों के अंश का प्रभाव। दूसरा ये था कि कौन से ग्रह किसके शत्रु हैं, कौन से ग्रह किसके मित्र हैं। इसका विचार करने के लिए आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट में लिखना होगा कि देव ग्रह, और यहाँ पे लिखना होगा दानव ग्रह। देव ग्रह में आते हैं सूर्य, मंगल, चंद्रमा, और बृहस्पति यानी गुरु, देव राजगुरु, जिन्हें बुद्धि का सागर कहा जाता है। वहीं पे अगर दानों ग्रहों में देखा जाए तो शुक्र आएंगे, सबसे पहले नंबर पे शुक्र आ जाएंगे, और दूसरे नंबर पे शनि आ जाएंगे, तीसरे नंबर पे राहु, और चौथे नंबर पे केतु। ये हो गया क्रम। आप अगर ऐसे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि पुस्तक में जो लिखा है वो थोड़ा सा लंबे में लिख दिया है, यहाँ पे हमने आपको शॉर्टकट में बता दिया है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं बुध, क्योंकि ये जो हैं ये साहचर्य से फल करते हैं। साहचर्य का अर्थ होता है किसी के अनुसार फल करने वाला ग्रह। देखिए इनका सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु, ये जो ग्रह हैं ये आपस में अधिमित्र हैं, ये आपस में अधिमित्र हैं और ये आपस में मित्रता रखते हैं, परंतु इनसे और इनका इनसे कोई मित्रता नहीं है। ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए
कि ये आपस में मित्र हैं और ये आपस में मित्रता रखते हैं। हाँ, एक चीज और है कि ये आपस में कहीं कहीं सम हो सकते हैं, परंतु ये जो है मित्र नहीं हो सकते। जैसे बुध के मित्र हैं सूर्य, बुध के मित्र हैं सूर्य, तो बुध जो है शुक्र को अपना मित्र मानते हैं, और बुध जो है वो गुरु से मित्रता करते हैं, क्योंकि बुद्धि का सागर है बृहस्पति और बुध जो है बुद्धि है। तो शिक्षा और बुद्धि दोनों का होना जरूरी है। बहुत अच्छी शिक्षा हो और बुद्धि उसे स्टोर ना कर पाए, रख ना पाए, अगर आपकी बुद्धि भूलने जैसी बीमारी लग जाए तो वो बुध के कारण होती है। बृहस्पति ज्ञान तो देगा, परंतु आपको याद करने की क्षमता, बोलने की क्षमता ये यहीं से मिलेगा। शिक्षा जितना जरूरी है उतना ही वाणी के लिए बुध भी जरूरी है। ये दोनों को मित्रता नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे को पूरक हो सकते हैं। पूरक यानी समझौता कर सकते हैं। और वहीं पे मंगल के साथ बुध का और चंद्रमा के साथ बुध का मित्रता नहीं है, शत्रुता व्यवहार है। मंगल और बुध से शत्रुता व्यवहार है। और बृहस्पति, अगर बृहस्पति को देखा जाए शनि से मिला जाए, शुक्र से इनका बिल्कुल नहीं पड़ता, शुक्र से बृहस्पति का एकदम नहीं पड़ता, दोनों आपस में शत्रु हैं। और शनि और बृहस्पति ये दोनों सम हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति जहाँ विद्या का सागर है, बुद्धि का सागर है, शिक्षा कराने वाला है, वहीं शनि जो है किसी भी विषय को लेकर के बहुत ही निम्न स्तर तक का विचार करने वाला क्षमता वो सिर्फ और सिर्फ शनि में है। तो शनि और बृहस्पति सम हो सकते हैं, परंतु एक दूसरे के मित्र नहीं हो सकते। अब बात करते हैं मंगल और शुक्र की। मंगल और शुक्र दोनों आपस में सम हो सकते हैं, क्योंकि संतान के विचार में जब संबंध बनता है तो मंगल और शुक्र के योग से ही स्त्री और पुरुष का संबंध बनता है। तो दोनों का सम होना जरूरी है, परंतु ये एक दूसरे के मित्र नहीं हो सकते। आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। सूर्य, मंगल, चंद्र और बृहस्पति ये आपस में मित्रता रखते हैं, और शुक्र, शनि, राहु, केतु ये आपस में मित्रता रखते हैं। ये एक दूसरे को शत्रु मानते हैं, परंतु बुध वहीं सूर्य के मित्र बन जाते हैं और बृहस्पति से सम हो जाता है। और शुक्र बुध का आपस में मित्रता अच्छी बनती है, शनि के साथ मध्यम, राहु के साथ मध्यम, क्योंकि ये बुध जो होता है वो ग्रहों के साहचर्य से फल करने लगता है। आप सिर्फ बुध को एक अचानक से पाप ग्रह बोल दीजिए या आपस में मित्रता नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि इस बुध जो है साहचर्य से फल करता है। तो बुध का निर्णय भाव को देख कर किया जाएगा। आज की इस वीडियो में हमने आपको राशि का परिचय बताया है, कितने अंश पे ग्रह कितना फल करते हैं ये बताया है, और शत्रु और मित्र का विचार बताया है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कुंडली विवेचन कैसे करें? कुंडली विवेचन कैसे करें? मान लीजिए किसी की पत्रिका हो और वहां यहाँ पे 1 नंबर लिखा हो, इसे लग्न कहते हैं। हमने आपको कल की वीडियो में बता दिया है। अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो इसके जो मालिक होंगे वो होंगे मंगल देव। पूरी कुंडली का जो मालिक हो जाएगा वो हो जाएगा मंगल देव। मंगल, अब सारा स्वभाव जो होता है मंगल का आप किसी व्यक्ति को बोल सकते हैं। जिसका यहाँ पे 1 नंबर लिखा है उस व्यक्ति के जीवन में होने वाले शुभ और अशुभ जो गुण हैं वो मंगल के ही होंगे। मंगल तेज ग्रह है तो व्यक्ति के अंदर तेज रहेगा, गुस्सा रहेगा, परंतु शांत भी होना लाजिक है, क्योंकि ये शांत भी तुरंत हो जाते हैं। तो इस कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, कुंडली के 12 भाव के मालिक कौन हुए? वो हुए मंगल देव। हम आपको कुंडली विवेचन करना बता रहे हैं, पूरा प्रयास करेंगे कि आपको हम अच्छे से अच्छे तरीके से बता सकें। तो इस कुंडली के मालिक कौन हुए? मंगल देव। द्वितीय भाव का मालिक कौन हुए? शुक्र देव। द्वितीय भाव के मालिक हुए शुक्र देव। बैंक बैलेंस का जहां विचार किया जाता है उसके स्वामी हुए शुक्र। वाणी का विचार करते हैं उसके स्वामी हुए शुक्र, क्योंकि द्वितीय भाव से वाणी का, बैंक बैलेंस का, कुटुंब का विचार करते हैं। अब शुक्र की जैसी स्थिति होगी वैसा ही फल करेगा, परंतु यदि वो यहीं पे स्थित हो जाए, जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पे स्थित हो, अगर वो यहाँ पे स्थित होता है तो वो
अपने घर को ज़्यादा से ज़्यादा संभालने की चेष्टा करेगा। साधारण रूप से समझिए, कोई व्यक्ति अपने घर को नहीं बिगाड़ना चाहता, तो वो यहाँ पे शुक्र क्या करेंगे, अपने घर को पूरा का पूरा बचाने की चेष्टा करेंगे। परंतु एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि अगर मेष लग्न हुआ तो कौन कौन से ग्रह इस कुंडली के सहयोगी होंगे और कौन कौन से ग्रह इस कुंडली के विरोधी होंगे, बोल सकते हैं। तीसरा नंबर है, तीसरा भाव में तीसरी राशि आएगी। इसके स्वामी है बुध, मंगल के अधिशत्रु भी हैं और बुध भी मंगल को शत्रु मानते हैं, लेकिन इनको संयोग से पराक्रम यानी तीसरा, छठा, आठवां और 12वां भाव हमने पिछले वीडियो में बता रखा है कि ये अशुभ फल देने वाले होते हैं। तो ये जो घर मिला है बुध को तीसरा, ये अच्छा भाव नहीं है। जहां से साहस का, पराक्रम का, मेहनत का विचार करते हैं, उसका होलसेल मालिक हुए बुध। और बुध और मंगल की आपस में मित्रता बिल्कुल नहीं है, शत्रु स्वभाव रखते हैं। तो अब बुध की कंडीशन देखना है। अगर बुध यहीं रहेंगे, तो अगर बुध यहीं पे बैठ जाएं तो व्यक्ति अपने घर को पूरा पूरा बचाने की चेष्टा करेगा। चौथे नंबर की राशि आएगी कर्क, मंगल के अधिमित्र भी हैं, ध्यान दीजिएगा। कर्क राशि का स्वामी चंद्र हुआ और चंद्रमा जो है मंगल के अधिमित्र हैं, मित्र नहीं अधिमित्र हैं, और यहाँ से वाहन आदि का जो विचार करते हैं। अगर चंद्रमा अच्छे अंशों में हो, अच्छे अंशों में यदि चंद्रमा होगा तो जातक को वाहन आदि का सुख जरूर मिलेगा, व्यक्ति को वाहन का सुख जरूर मिलेगा। चंद्रमा यदि पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति के माता से संबंध अच्छा नहीं बनेगा। चंद्रमा अगर अच्छी कंडीशन में बैठ जाए तो व्यक्ति के माता से अच्छा संबंध बनेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव से माता का विचार करते हैं। अब आते हैं 5वें नंबर पे, यहाँ पे हो जाएगी सिंह राशि। इसके स्वामी हुए सूर्य, सूर्य और मंगल की भी घनिष्ठता है, सूर्य और मंगल की भी घनिष्ठता है। तो यहाँ से इनकी शिक्षा का विचार करते हैं, संतान का विचार करते हैं, मनोरंजन का विचार करते हैं। अगर सूर्य की स्थिति अच्छी हुई, ठीक है, सूर्य की स्थिति अगर अच्छी हुई तो व्यक्ति को संतान भी होगा, उत्तम संतान होगा, संतान से इनका संबंध भी अच्छा बना रहेगा। किसका? लग्न का। छठे नंबर की राशि आती है कन्या। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी बुध को तीसरा घर मिला यानी मिथुन राशि मिली, छठा नंबर भी बुध को मिला कन्या राशि का। दोनों जो डिपार्टमेंट मिला है बुध को, वो दोनों क्या मिले हैं? अशुभ मिल गए, बुध को अशुभ मिल गए। तो ये बुध जो है मंगल का शत्रु भी है और दोनों को, तो व्यक्ति को क्या हो सकता है? त्वचा से संबंधित रोग हो सकते हैं। यहाँ पे बुध से होने वाले जितने रोग होंगे वो हम आपको आने वाली वीडियो में रोग भी बताएंगे। बुध से होने वाले रोग भी होंगे और जातक को यहाँ से मिलने वाली समस्या अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, जो भी दशाएं आएंगी सभी दशाओं में बुध को अशुभ फल ही मिलेगा। सातवें नंबर की राशि आएगी और भाव से जब गिनेंगे तो 7वां नंबर आएगा। यहाँ के मालिक हुए शुक्र को 2 घर मिल चुका है अभी तक। कौन कौन सा? दूसरा घर और 7वां घर से क्या विचार करते हैं? दैनिक आय का विचार करते हैं। तो व्यक्ति का दैनिक आय कैसा होगा? शुक्र जितना अच्छा होगा, देखिए आपको 2 चीज मिलानी है, अंश को मिलाना है और शत्रु और मित्रता को मिलाना है। अगर किसी शत्रु ग्रह से दृष्ट होगा या यहां से उठ करके कहीं अन्य ग्रह में बैठ जाए तो व्यक्ति को, अगर मान लीजिए शुक्र जाकर शत्रु गृह में बैठ जाए तो उसको उसके आय में थोड़ा बार बार रुकावटें आएंगी, बार बार परेशानियां आएंगी। अगर अंश कम होगा तो व्यक्ति अपने आय से संतुष्ट नहीं होगा। तो यहां से वैवाहिक जीवन का विचार करते हैं, प्रेम संबंध का विचार करते हैं, संपूर्ण भाव का विचार हमने पिछली वीडियो में बता रखा है, आप वहां पे जाकर उस वीडियो को सुन सकते हैं। तो शुक्र से होने वाले फल में कमी आ जाएगी। कब? जब वो कम अंश का हो, शत्रु ग्रह के गृह में हो और शत्रु राशि से, शत्रु ग्रह से दृष्ट हो। 8वें नंबर की राशि आती मंगल। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, एक तो इनको मंगल को पहला घर मिला जो पूरे कुंडली के मालिक बन गए, दूसरा घर मिल गया मृत्यु भाव का, ये 8वां भाव हमेशा अशुभ करता है और यहाँ के स्वामी मंगल हो गए। परंतु इन्हें एक शुभ घर मिलने की वजह से इनको 8वें घर का दोष नहीं लगता। यहाँ से मिलने वाले फल को ये समन कर जाएंगे और इस भाव से होने वाले फल को अपने अनुसार बना लेंगे। तो यहाँ का फल क्या हो जाएगा? इनके लिए सम फल करेगा, यानी अच्छा फल करने वाला हो जाएगा।
अब देखिए सबसे ज़्यादा समझने की बात यह है कि 9वां नंबर जो मिल रहा है वो मिल रहा है बृहस्पति को। ध्यान दीजिएगा, मंगल के अधिमित्र शत्रु मित्र भी हैं, क्षमा करिएगा, लग्नेश के अधि मित्र भी हैं। और यहाँ से वो कहाँ कहाँ देखेंगे, वो पंचम दृष्टि से लग्न को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से पराक्रम को देखेंगे, पांचवी दृष्टि से शिक्षा को देखेंगे। जातक का संबंध यदि अच्छे अंशों में बृहस्पति हो तो जातक का शिक्षा आदि का उत्तम योग बन सकता है। यहाँ पे हम आपको कुंडली विवेचन बता रहे हैं। कुंडली विवेचन करते कैसे हैं, तो आपको अंश को जोड़ना है और ग्रहों के शत्रुता और मित्रता को जोड़ना है और आप इसी तरह फल कर सकते हैं। आपका फल बिल्कुल नहीं कटेगा। 10वें नंबर की राशि आती है मकर राशि। इसके स्वामी हुए शनि हुए। इस घर के जो मालिक हुए वो है शनि हुए, लेकिन शनि और मंगल की आपस में नहीं बनती, परंतु इन्हें एक केंद्र का घर मिला है तो इन्हें अच्छा फल यानी दोनों मिलाकर के इन्हें समफल करना पड़ेगा। क्योंकि फल 2 प्रकार के होते हैं, शुभ फल, अशुभ फल और महाशुभ फल। तो यहाँ पे ये शुभ फल करेंगे, यहाँ ये बृहस्पति महाशुभ फल करेंगे यानी उत्तम कोटि का फल करेंगे। सूर्य भी उत्तम कोटि का फल करेंगे क्योंकि नवम पंचम भाव जो है, पंचम नवम भाव जो है वो विशेष करके शुभ माना गया है। हमने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। अगली राशि मिलती है शनि को कुंभ राशि, जो एकादश भाव है। ये भाव भी एक तरफ से अशुभ माना जाता है, परंतु ये आय का भाव है इसीलिए इसे शुभ माना जाता है। परंतु शनि को एक अशुभ भाव मिला, एक शुभ भाव मिला, इसकी वजह से शनि यहाँ पर सम होंगे। वहीं बृहस्पति को भी देखिए अशुभ भाव मिल गया, परंतु इन्हें पंचम भाव का उच्च कोटि का फल देने वाला भाव मिला है, जिसके वजह से इनको द्वादश भाव से होने वाले फल का दोष नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा, अगर बृहस्पति अच्छे कंडीशन में है, ठीक है, तो यहाँ आप देखिएगा तो बड़े खर्च से बचाएगा, कर्ज से बचाएगा, यहाँ से बंधन का योग बनता है और प्रशासनिक पीड़ा का संबंध भी बनता है। यहाँ से बनता है प्रशासनिक पीड़ा का संबंध, यहाँ से बनता है, यहाँ से बनता है और यहाँ से बनता है। तो बृहस्पति अगर अच्छे कंडीशन में होगा तो इस भाव से होने वाले फल में भी कमी लाएगा। तो आज हमने आपको मेष लग्न की कुंडली में कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से ग्रह मित्र हैं, मेष लग्न कुंडली में कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से ग्रह अशुभ हैं, इसका हमने विवेचन किया है। ऐसे ही आपको प्रत्येक कुंडली का विवेचन करना जरूरी